गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। द एच.बी. कापड़िया न्यू हाई स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ आपका और आपके परिवारजनों का स्वास्थ्य अच्छा होगा। विद्यार्थी मित्रों, आपकी सेम 1 की एग्ज़ाम पूर्ण हो चुकी है। अब हम सेम 2 के अभ्यासक्रम की ओर आगे बढ़ते हैं। आप सबके पास हिंदी सेम 2 की किताब होगी। अगर नहीं ली है तो बाज़ार से आप खरीद लेना। जिनके पास अपनी किताब है वह जब भी वीडियो देखने बैठे तो किताब लेकर ही बैठे। विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी में इकाई 1 पत्र एवं डायरी के बारे में सीखेंगे। विद्यार्थी मित्रों, आपके लिए तो पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र, लिफाफा आदि नए शब्द हैं। आप में से किसी ने यह सब देखा भी नहीं होगा, किसी को पत्र लिखा भी नहीं होगा, क्योंकि आप सब नई टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं। तो आइए अब हम हिंदी चैप्टर 1 पत्र एवं डायरी का प्रारंभ करते हैं। इकाई 1 पत्र एवं डायरी। मित्रों, पेज नंबर 1 पर ध्यान दीजिए। दूर बस से अपने संबंधियों, मित्रों, परिवारजनों तथा कभी कभी विभिन्न अधिकारियों को पत्र लिखने की आवश्यकता रहती है। पत्रों के द्वारा हम अपनी बात अत्यंत सुगमता से उन तक पहुंचा सकते हैं। यद्यपि आजकल दूरभाष यानी टेलीफोन, ईमेल, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन आदि द्वारा भी यह कार्य किया जाता है, फिर भी पत्रों का महत्व कम नहीं हुआ है, क्योंकि पत्र के द्वारा विस्तार से अपनी बात व्यक्त की जा सकती है। पत्र के द्वारा विचारों को प्रेषित करना अन्य साधनों की अपेक्षा सस्ता है। अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने, शिकायत करने, आवेदन या प्रार्थना आदि के लिए केवल पत्रों का ही सहारा लिया जा सकता है, अन्य साधनों का नहीं। मित्रों, पुराने ज़माने में जब दूरभाष, ईमेल, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन आदि की सुविधा नहीं थी, तब हम अपने संबंधियों, मित्रों, परिवारजनों को पत्रों के द्वारा अपनी बात अत्यंत सुगमता से उन तक पहुंचाते थे। पत्र के द्वारा विस्तार से अपनी बात हम व्यक्त करते थे और पत्र के द्वारा अपने विचारों को हम प्रेषित करते थे। अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने, शिकायत करने, आवेदन या प्रार्थना आदि के लिए केवल पत्रों का ही सहारा लिया जा सकता है। दूरभाष से या मोबाइल फ़ोन से ये सब बातें नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ पर पत्र का क्या महत्व है यह बताया गया है। मित्रों, आपके सामने आज मैं 2 पत्र प्रस्तुत कर रही हूँ। ये पत्र मेरा बेटा जब छोटा था तब उसके दादा दादी ने उसे लिखे थे। आज तो मेरा बेटा 25 साल का हो चुका है, लेकिन जब भी उसे अपने दादा दादी की याद आती है तो एक बार यह पत्र ज़रूर पढ़ लेता है। तो यह पत्र मैं आपके सामने पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिए। मित्रों, તમારી સમક્ષ આ પોસ્ટકાર્ડમાં લખેલો પત્ર છે, જે મારા દીકરાના દાદાએ સુરેન્દ્રનગરથી પત્ર લખેલો છે। એમાં સૌથી પહેલાં ઉપર જુઓ તમે, એડ્રેસ લખેલું છે ડૉક્ટર H.M. ત્રિવેદી, વાદીપરા, મહંત બિલ્ડિંગ, પરમારના 3 બંગલા સામે, સુરેન્દ્રનગર 363001। સુરેન્દ્રનગરથી આ પત્ર લખવામાં આવ્યો છે। તારીખ આપેલી છે 22/2/1999। ચિરંજી દીકુ, કાઉન્સમાં મહાવીર લખ્યું છે। મહાવીર મારા દીકરાનું નામ છે। એના દાદા એને હંમેશા દીકુ કહીને બોલાવતા, એટલે એમણે દીકુ સંબોધન કરેલું છે। હવે પત્રમાં ધ્યાન આપો, મજામાં હશો। આ છોકરો કોણ છે? મહાવીર। તને હું આવીશ ત્યારે ચકડોળમાં ફરવા લઈ જઈશ। જય તથા અમીબેનને બધાને સાથે લઈને જ જવું જોઈએ ને।
જય અને અમી એ મારા દિયરના બંને દીકરા દીકરી છે. તને બિસ્કિટ ચોકલેટ ભાવે છે ને? ગીત આવડે છે ને? તારો ભાઈ જયભાઈ અને આપણી બહેન અમીબેન એમની સાથે આનંદથી રમવાનું, જમવાનું, ફરવાનું અને મજા કરવાની. મમ્મી પપ્પાને પગે લાગવાનું, સવારે ઉઠી ભગવાનને પગે લાગવાનું, બ્રશ કરવાનું, દાંત સાફ કરવાના, મોઢું ચોખ્ખું થાય. મહાવીરભાઈને તો ગીત વાર્તા આવડી ગયા હશે. જમતી વખતે ટટ્ટાર બેસવાનું, બધું ખાવાનું, આનંદથી જમવાનું, ચાવવાનું, હાથ સાબુથી ધોઈને જમવા બેસવાનું, પગે લાગી જમવાનું. મહાવીર બહુ ડાયો થઈ ગયો છે. બા તને યાદ કરે છે. તું મોટો થઈને દાદાને બાને કાગળ લખીશ ને? મોપાટ લેવાની. મોપાટ એટલે ઘડિયા બોલવાના. વાંચતા શીખવાનું હો ને? લેખિતન દાદાના શુભાશીષ. અહીંયા અમદાવાદનું અમારા ઘરનું એડ્રેસ આપેલું છે. તો એ એડ્રેસ ઉપર એમણે આ પોસ્ટકાર્ડ મોકલ્યું હતું. હવે આપણે બીજો પત્ર, મારા દીકરાની દાદીએ લખેલો પત્ર છે, એ હું તમને વાંચી સંભળાવું છું. હવે જુઓ, મારા દીકરાની દાદીએ લખેલો પત્ર છે, એ મેં તમારી સમક્ષ મૂક્યો છે. તારીખ 23/2/99 રોજ લખાયેલો આ પત્ર છે. ચિરંજી બેટા મહાવીર દીકરા, સુરેન્દ્રનગરથી લેખિતન બાના શુભાશીર્વાદ. બેટા, વધારે શું મોઢે આવડ્યું? હવે તારે પણ સ્કૂલે જવાનું છે. તૈયાર થઈ જજે બેટા. સ્કૂલે જાય તે પહેલાં બધું જ બોલતા મોઢે શીખી જજે. હવે તું ક્યારેય જયની જેમ ટપાલ લખીશ. ચોક્કસ ટપાલ લખજે મહાવીર, હા ને? બાના શુભ આશીર્વાદ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ જે બે પત્ર છે અમારી પાસે, 99ની સાલમાં લખાયેલા પત્રો છે. આજે 2020ની સાલ ચાલે છે, છતાં પણ આ પત્રો અમારા માટે અદ્વિતીય સંભારણું બની ગયા છે. તો આ પરથી તમને ખ્યાલ આવ્યો હશે કે પત્રનું આપણા માટે કેટલું મહત્ત્વ છે. તો હવે આપણે આગળ વધીએ. विद्यार्थी मित्रों, पाठ शुरू करने से पहले हम पत्र लेखन के कुछ रूप है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ. पत्र लेखन के निम्नलिखित रूप है. पहला प्रकार है व्यक्तिगत पत्र. इस प्रकार के पत्र अपने परिवारजनों और मित्रों को लिखे जाते हैं, जैसे कि निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र, आश्वासन पत्र, अनुमति पत्र और प्रार्थना पत्र इसी श्रेणी में आते हैं. यानी कि व्यक्तिगत पत्र के रूप में यह पत्र का समावेश होता है. पत्र का दूसरा प्रकार है कार्यालयीन पत्र. ये पत्र अधिकारियों को उनसे संबंधित मामलों में शिकायत करने के लिए लिखे जाते हैं. और पत्र का तीसरा प्रकार है व्यावसायिक पत्र. ये पत्र किसी व्यापारी से उससे संबंधित वस्तु मंगाने के लिए लिखे जाते हैं. अब हम पत्र लेखन के लिए ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातों के बारे में सीखेंगे. पत्र लिखने से पहले कौन कौन सी बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए, ये मैं तुम्हें सिखाती हूँ. मित्रों, पत्र लिखने से पहले कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, यह यहाँ पर दिया गया है. सबसे पहले पत्र में सबसे ऊपर बाईं ओर अपना पूरा पता और दिनांक लिखें. बाईं यानी लेफ्ट साइड. दूसरा, जिसे पत्र लिखना हो उसके लिए बाईं और शिष्ट भाषा में संबोधन लिखें. तीसरा, इसके बाद पत्र के मुख्य क्लेवर में विषय वस्तु प्रस्तुत करें. चौथा, पत्र के अंत में नीचे बाईं ओर पत्र लिखने वाला अपना संबंध और नाम लिखे. पांचवा, पत्र में मित्र या सखी या अपने से छोटों के लिए तुम सर्वनाम तथा अपनों से बड़ों के लिए आप सर्वनाम का प्रयोग करें. छठा, पत्र अधिक लंबा न हो और उसमें आवश्यक बातें ही लिखी जाए. सातवां, पत्र में बोलचाल की सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए.
तो आइए विद्यार्थी मित्रों, अब हम पाठ में दिए गए कुछ पत्रों का अभ्यास करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले हम व्यक्तिगत पत्र के अंतर्गत निमंत्रण पत्र का अभ्यास करते हैं। पेज नंबर 1 पर ध्यान दीजिए। पत्र लेखन 1, निमंत्रण पत्र। जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए मित्र को निमंत्रण पत्र। जन्मदिन के अवसर पर यदि आपको मित्र को निमंत्रण भेजना है तो किस प्रकार हम भेज सकते हैं, इसका यहाँ हमें नमूना दिया गया है। सबसे पहले बाईं ओर हमारा पता लिखना है। तो यहाँ पर पता दिया गया है 90 बुद्धनगर सोसाइटी, लिंबायत, सूरत 3942108 अगस्त 2011। इसके नीचे जिसे हम पत्र लिख रहे हैं उसको संबोधन करना है। तो यहाँ पर प्रिय मित्र स्नेहल, स्नेहल को हम पत्र लिख रहे हैं, तो प्रिय मित्र स्नेहल। सप्रेम स्मरण। इतना लिखने के बाद पत्र का जो बीच का यानी मिडल भाग है उसमें विस्तार से जो भी बात हमें कहनी है उसका हमें विवरण करना है। तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि अगले रविवार को मेरा जन्मदिन है। इस बार तो छुट्टी के दिन ही मेरा जन्मदिन है, इसीलिए मैं अपने सभी मित्रों को बुलाना चाहता हूँ और उन सबको आज निमंत्रण भेज रहा हूँ। तुम जानते ही हो कि सालगिरह का दिन कितने आनंद का दिन होता है। उस दिन हमारे कई रिश्तेदार भी यहाँ आएंगे। बिपिन, साजिद, प्रशांत, सान्या आदि सब अवश्य आएंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम भी उस दिन यहाँ ज़रूर आओ। यदि तुम नहीं आओगे तो हम सबको बुरा लगेगा। हम तो उस दिन सारा समय आनंद में बिताना चाहते हैं। दिन भर भोजन, जलसा, खेल आदि होगा और रात को सिनेमा देखने भी जाएंगे। मुझे आशा है कि इस अवसर पर तुम भी ज़रूर आओगे और मेरे उत्साह और आनंद को बढ़ाओगे। विद्यार्थी मित्रों, यह पत्र साहिल ने अपने मित्र स्नेहल को लिखा है। अब आगे। तुम्हारे माता पिता को सादर चरण स्पर्श। छोटे भाई कमल और बहन संगीता को प्यार। तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा करूँगा। तुम्हारा मित्र साहिल शाह। विद्यार्थी मित्रों, यह था जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए मित्र को निमंत्रण पत्र। यहाँ पर शब्दार्थ दिए गए हैं, आइए देखते हैं। रिश्तेदार यानी सगे संबंधी, उपस्थित यानी हाजिर, आगमन यानी आना। मित्रों, साहिल ने अपने जन्मदिन पर स्नेहल को निमंत्रण पत्र लिखा है, लेकिन कोई कारणसर स्नेहल साहिल के जन्मदिन पर उपस्थित नहीं रह पाता है, तो वह पत्र के द्वारा उनके जन्मदिन की बधाई देता है। तो आइए अब हम व्यक्तिगत पत्र के अंतर्गत बधाई पत्र के बारे में सीखेंगे। यहाँ पर स्नेहल ने साहिल के जन्मदिन पर उपस्थित न रहने का कारण बताया है और उसके जन्मदिन की बधाई पत्र के द्वारा ही उसे दी गई है। तो आइए अब हम बधाई पत्र पढ़ते हैं। पेज नंबर 2, सालगिरह पर बधाई पत्र। शांति सदन, रावपुरा, बड़ौदा, 10 अगस्त 2011। यह स्नेहल के घर का एड्रेस है। शांति सदन, रावपुरा, बड़ौदा, 10 अगस्त 2011 के दिन स्नेहल ने साहिल को पत्र लिखा है। प्रिय मित्र साहिल,
सप्रेम स्मरण। कल ही तुम्हारा पत्र मिला तो हम सब बहुत खुश हुए। हमें तुम्हारी सालगिरह का निमंत्रण भी मिला और यह जानकर विशेष प्रसन्नता हुई कि कल ही तुम्हारी सालगिरह है। इधर माँ कुछ दिनों से बीमार रहती है और पिताजी को तो सुबह 10 बजे ही दफ्तर जाना पड़ता है। दर्शना को भी सुबह स्कूल जाना पड़ता है और वह तो है भी छोटी। इसी कारण घर का बोझ मुझ पर ही है। अब तुम ही कहो, यह सारा बोझ किसको सौंपकर तुमसे आ मिलूं? मेरे दिल में तो बहुत होता है कि इस शुभ अवसर पर उड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं, परंतु घर की स्थिति का विचार करके विवश हो जाता हूँ और मन करते हुए भी नहीं आ सकता। तुम तो अब 1 साल बड़े हो गए हो। इस अवसर पर मैं तुम्हें बधाई क्यों न दूं? मैं तो चाहता हूँ कि बार बार तुम्हारी सालगिरह आया करे और हमें खुशियाँ मनाने का मौका मिले। इस मंगल अवसर पर उपस्थित न रह सकते हुए भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए शुभकामना है। मैं चाहता हूँ कि ईश्वर तुम्हें चिरंजीव रखे और तुम्हारा नया वर्ष शुभदायी हो। तुम्हारा मित्र स्नेहल। विद्यार्थी मित्रों, स्नेहल ने यहाँ पर साहिल के जन्मदिन में उपस्थित न रहने का कारण बताया है, क्योंकि स्नेहल की माँ कुछ दिनों से बीमार है। पिताजी सुबह 10 बजे दफ्तर चले जाते हैं और दर्शना, जो कि स्नेहल की छोटी बहन है, उसे भी स्कूल जाना पड़ता है। तो घर का जो सारा बोझ है वह स्नेहल पर है। इसलिए स्नेहल साहिल के जन्मदिन पर उपस्थित नहीं रह सकता है और पत्र के द्वारा ही उसे उसके जन्मदिन की बधाई दे रहा है। नीचे शब्दार्थ दिए गए हैं। सालगिरह यानी जन्मदिन, दफ्तर यानी कार्यालय, मंगल यानी शुभ, विवश यानी बेबस लाचार, चिरंजीव यानी दीर्घायु। आइए मित्रों, अब हम पेज नंबर 3 पर चलते हैं। आइए मित्रों, अब हम पेज नंबर 3 पर दिए गए व्यक्तिगत पत्र के अंतर्गत आश्वासन पत्र का अभ्यास करते हैं। खेल महाकुंभ में असफल सखी को आश्वासन पत्र। अवनी ने यह पत्र अपनी सखी जागृति को लिखा है। यहाँ अवनी का एड्रेस बाईं ओर दिया गया है। मातृछाया, स्टेशन रोड, कालूपुर, अहमदाबाद, 17 नवंबर 2011 के दिन अवनी ने अपनी सखी जागृति को यह पत्र लिखा है। आइए पत्र पढ़ते हैं। प्रिय सखी जागृति, सप्रेम स्मृति। आज तुम्हारे पिताजी से फ़ोन द्वारा पता चला कि तुम खेल महाकुंभ में चक्र फेंक प्रतियोगिता में असफल रही हो। इस समाचार से मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम्हारा इस प्रतियोगिता में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। हमने तुमसे बहुत आशा लगा रखी थी कि तुम जिले में प्रथम आओगी। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर जागृति के पिताजी द्वारा फ़ोन पर अवनी को पता चला है कि खेल महाकुंभ में चक्र फेंक प्रतियोगिता में जागृति असफल रही है। इस समाचार से अवनी को बहुत दुख होता है और वह पत्र के द्वारा उसे आश्वासन देती है। अवनी को आशा थी कि जागृति अवश्य जिले में प्रथम आएगी, लेकिन वह असफल रही। तो अवनी अपनी सखी जागृति को आश्वासन देते हुए लिखती है कि प्रिय सखी, खेल में हमेशा जीतना ही महत्वपूर्ण नहीं होता। अब जो कुछ होने वाला था हो गया है, इसीलिए उसका शोक न करना चाहिए और इस असफलता से निराश भी न होना चाहिए, क्योंकि असफलता भी सफलता का सोपान है। सफलता उन्हीं के चरण चूमती है जो अपने ध्येय प्राप्ति के मार्ग में डटे रहते हैं। अब निराश या हतोत्साह होने से कोई फायदा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि अब तुम दुगुने उत्साह से अभ्यास करो तो अगले साल तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी
और तुम अपने ज़िले में ही नहीं, गुजरात में प्रथम आओगी। मुझे आशा है कि तुम मेरी बात मानोगी और अपने अभ्यास में मनोयोग से लग जाओगी। तुम्हारी सखी अवनी। आइए मित्रों, अब हम आगे चलते हैं। विद्यार्थी मित्रों, अब हम पेज नंबर 3 पर दिए गए व्यक्तिगत पत्र के अंतर्गत अनुमति पत्र का अभ्यास करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, आप छात्रालय में रहते हैं और प्रवास में जाने की अनुमति आपको चाहिए, तो छात्रालय में रहते हुए आप अपने पिता को प्रवास में जाने की अनुमति के लिए पत्र लिखते हैं, तो ऐसे प्रकार के पत्र को अनुमति पत्र कहते हैं। यहाँ पर हमें एक अनुमति पत्र दिया गया है, इसका हम अभ्यास करते हैं। यह पत्र रमेश ने अपने पिता को लिखा है। आइए देखते हैं। रमेश छात्रालय में रहता है और छात्रालय से उसने यह पत्र अपने पिता को लिखा है। प्रवास में जाने की अनुमति के लिए पिता को पत्र, जीवन भारती छात्रालय, स्टेशन रोड, दाहोद, 29 सितंबर 2011। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। आपका पत्र मिला, सबकी कुशलता जानकर बड़ी खुशी हुई। आप मेरी जरा भी चिंता न करें। आपको सूचित करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारी कक्षा के सब विद्यार्थी अगले महीने की 17 तारीख को अजंता एलोरा की गुफाएं देखने जाने वाले हैं। मैं भी उस प्रवास में सम्मिलित होना चाहता हूँ। स्कूल बस की व्यवस्था की गई है। यह प्रवास 3 दिन का रहेगा और 800 रुपये का खर्च आएगा। इस प्रवास में बहुत से दर्शनीय स्थल देखने को मिलेंगे। मेरे सभी साथी मनीष, साहिल, श्रेया, जाकिर, वहीदा, गुरमीत और डेविड भी इस प्रवास में जाने वाले हैं। मैं भी इस प्रवास में शामिल होना चाहता हूँ। आप पत्र द्वारा इस प्रवास के लिए मुझे अनुमति देने और 800 रुपये मनी ऑर्डर से भेजने की कृपा करें। पूजनीय माताजी को सादर प्रणाम, सोनल को प्यार। आपका आज्ञाकारी पुत्र रमेश। विद्यार्थी मित्रों, यदि आप छात्रालय में रहते हैं और इस प्रकार की अनुमति अगर आपको अपने पिताजी से लेनी है, तो यह पत्र आपको इस प्रकार लिखना होगा। आइए अब हम आगे चलते हैं। मित्रों, अब हम पेज नंबर 4 पर दिए गए व्यक्तिगत पत्र के अंतर्गत प्रार्थना पत्र का अभ्यास करेंगे। यदि आपकी बहन की शादी है, भाई की शादी है या परिवारजनों में कोई शादी है, तो आप विद्यालय में उपस्थित नहीं रह सकते हैं, तो आप अपने प्रधान अध्यापक को या अपने आचार्य को पत्र के द्वारा प्रार्थना कर सकते हैं कि शादी की वजह से आप 2 दिन या 3 दिन या 5 दिन आप उपस्थित नहीं रह सकेंगे। तो किस प्रकार आपको प्रार्थना पत्र लिखना है, यहाँ मनोज पटेल द्वारा लिखा गया पत्र दिया गया है। मनोज पटेल ने अपने प्रधान अध्यापक को पत्र लिखा है। उनका एड्रेस यहाँ बाईं ओर दिया गया है। मनोज पटेल का देसाई फलिया, भावनगर, 23 फरवरी 2011 को मनोज पटेल ने अपने प्रधान अध्यापक को यह प्रार्थना पत्र लिखा है। देखो, जब आप प्रार्थना पत्र लिखते हो तो किस प्रकार का संबोधन करना चाहिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए। सेवा में श्री आचार्य महोदय, DA सार्वजनिक विद्यालय, भावनगर। किस प्रकार का संबोधन करना चाहिए जिससे आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हो, तो आप अपने आचार्य को पत्र लिख रहे हो तो आदरणीय गुरुदेव, इस प्रकार का आपको संबोधन करना होगा। सविनय निवेदन है कि मेरी बहन की शादी आगामी 27 तारीख को निश्चित की गई है। मैं उसका इकलौता भाई हूँ। हम लोगों के यहाँ शादी की कितनी धूम रहती है, इससे तो आप अनजान नहीं हैं। फलतः मैं तारीख 24 से 28 5 दिन तक
विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूंगा। पिताजी का पत्र इस प्रार्थना पत्र के साथ भेज रहा हूँ। आशा है आप मुझे यह अवकाश प्रदान करने की कृपा करेंगे। इसके लिए मैं सदैव आपका कृतज्ञ रहूँगा। कृतज्ञ यानी आभारी रहूँगा। आपका आज्ञाकारी छात्र मनोज पटेल, क्रमांक 25, वर्ग 8A। विद्यार्थी मित्रों, यदि आपको भी इस प्रकार की छुट्टी चाहिए तो आप इस प्रकार का प्रार्थना पत्र आपके प्रधान अध्यापक को लिख सकते हो। यहाँ पर नीचे शब्दार्थ दिए गए हैं। इकलौता यानी अकेला, फलतः यानी परिणामतः, धूम यानी धूमधाम, अवकाश यानी छुट्टी। मित्रों, पत्र लेखन के जो 3 प्रकार हैं, व्यक्तिगत पत्र, कार्यालयीन पत्र, व्यावसायिक पत्र, इन तीनों में से हमने व्यक्तिगत पत्र के अंतर्गत निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र, आश्वासन पत्र, अनुमति पत्र और प्रार्थना पत्र का अभ्यास किया। अगले सेशन में हम कार्यालयीन पत्र, व्यावसायिक पत्र और डायरी लेखन के बारे में सीखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।